हाउस परचेज हमारी लाइफ के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस में से एक है और इसमें बहुत सारे प्रेशर भी काम करते हैं, चाहे वो सोशल प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, बिल्डर का प्रेशर हो या फिर हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ प्रेशर ही क्यों ना हो। और कोई भी डिसीजन अगर इतने सारे प्रेशर्स के अंडर में लिया जाएगा तो गलतियां होना काफ़ी हद तक ऑब्वियस है और कुछ गलतियां तो ऐसी होंगी जो हम कर रहे हैं हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरे सामने भी जब हाउस बाइंग का ये डिसीजन आया तो मुझे समझ में आ चुका था कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं भी कुछ गलतियां करने वाला हूं। इसलिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई और ये वीडियो उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ पर आधारित है जिसकी वजह से मेरी फिनेंशियल गलतियां नहीं हुई और मेरी ओवरऑल फिनेंशियल ग्रोथ पर इम्पैक्ट नहीं हुआ। अगर आप अपने होम बाइंग के किसी भी स्टेज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, इसे प्लीज़ एंड तक देखिएगा। फर्स्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं वो है हाउस बाइंग बेस्ड ऑन वांट रादर देन द नीड्स। हम सब जब घर खरीदते हैं, और मैं भी काफ़ी हद तक ये करने वाला था ये गलती, कि वाकई में क्या घर हमें इस समय ज़रूरी है। हो सकता है घर खरीदना है बट अभी खरीदना ज़रूरी है क्या? क्या हमारी जॉब पूरी तरह से स्टेबल है? क्या इस सिटी में हम लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं? क्या हमारी फैमिली सिचुएशन स्टेबल है? या फिर हम अपने घर के एक्सपीरियंस को वाकई में लेना चाहते हैं, इस वजह से हम घर खरीदना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब दिए बिना अगर हम घर खरीदते हैं तो शायद ये एक गलती होगी। हाउस बाइंग एक बहुत बड़ी फिनेंशियल लाइबिलिटी है जिसका कि इम्प्लिकेशन बहुत लॉन्ग टर्म होता है। इसलिए जब तक आप 100% इस बात के लिए क्लियर ना हो तब तक जो है घर खरीदना ज़रूरी नहीं है। एट द सेम टाइम जब आपकी ये नीड क्लैरिफाई हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि मेरी नीड कितने बड़े घर की है। जस्ट बिकॉज कि किसी ने बोला है कि 5x ऑफ योर इनकम, एनुअल इनकम का आप घर खरीद सकते हैं या आपको इतना बड़ा लोन अवेलेबल है, इसकी वजह से आपको बड़ा घर खरीद लेना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम आपकी नीड के बेसिस पे आप घर खरीद सकते हैं और घर बनने कभी बंद नहीं होंगे। आप हमेशा अपने घर को अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो इस फोमो में नहीं रहना चाहिए कि मैं आज ये घर नहीं खरीदूंगा तो शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी आगे चल करके नहीं मिलने वाली है। मेरे केस में अगर अपना मैं पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो जब मैंने ये घर लेने का डिसीजन लिया तो मेरी नीड 2 बेडरूम हाउस की थी। मेरा फैमिली एक्सपेंशन का कोई प्लान नहीं था और आई वॉज श्योर कि एटलीस्ट अगले 5 से 6 साल तक एक 2 बेडरूम हाउस मेरे लिए सफिशेंट होगा। सो इसलिए मैंने एक ऑप्टिमल साइज़ का 2 बेडरूम हाउस जो कि मेरी फिनेंशियल सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे वो मैंने लिया और डिसाइड किया कि जब ज़रूरत होगी तब मैं उसे अपग्रेड कर दूंगा। इससे मुझे फ़ायदा हुआ कि मेरे फिनेंसेस पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आया। एट द सेम टाइम चूँकि ये छोटा 2 बेडरूम हाउस था, इसको बेचना आगे चल कर के लिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। दूसरी गलती जो अक्सर लोग इसमें करते हैं वो है रॉन्ग टाइमिंग ऑफ हाउस परचेसेस। अगर आपकी नीड क्लैरिफाई हो चुकी है, आपको घर खरीदना है, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं फिनेंशियली रेडी हूँ? अगर आपके पास एटलीस्ट 25% ऑफ द हाउस प्राइस जो है वो डाउन पेमेंट में रेडी नहीं है तो शायद ये टाइमिंग गलत होगा। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो आपको 20% शायद या उससे कम में भी रेडी हो जाएं घर देने के लिए, बट ये आपके लिए काफ़ी बड़ा फिनेंशियल बर्डन हो जाएगा क्योंकि आपका लोन बड़ा होगा, ईएमआई ज़्यादा होगी। सो मैं ये कहूँगा कि जब तक कि 25% या उससे ज़्यादा भी आपके पास जब तक रेडी नहीं होता है डाउन पेमेंट के लिए, आप हाउस परचेज़ के बारे में मत सोचिए। मेरे केस में मैंने लगभग 35% ऑफ द हाउस का जो अमाउंट था वो मैंने डाउन पेमेंट के अंदर दिया था। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जानने लायक है कि प्रॉपर्टी प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी साइक्लिकल होते हैं। इंडिया में ये साइकिल 8 से 9 साल की होती है। 2003 से 2010 तक एक हाइपर ग्रोथ फेज़ था। 11 ऑनवर्ड्स जो है वो एक स्टैग्नेशन आया और उसके बाद रिसेंटली आप पोस्ट कोविड फिर से ग्रोथ फेज़ आ गई है। ग्रोथ फेज़ में आपके पास निगोशिएटिंग पावर बहुत कम होती है, प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा कम होती है।
तो आइडियली ग्रोथ फेज में आपको ये कॉर्पस जो है वो बिल्ड करना चाहिए, जो डाउन पेमेंट में काम आ सकता है, उसको ग्रो करवाने की कोशिश करनी चाहिए, और नेक्स्ट जैसे ही साइक्लिकल अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है आप तब घर खरीदें। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने इस ग्रोथ फेज़ में, क्योंकि मैं उस समय था 2003 ऑनवर्ड्स, मैंने डिसाइड किया कि इस समय मैं घर नहीं खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा, और उस वेट का मुझे रिवॉर्ड मिला 2008-2009 की क्राइसिस में। उसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी स्लम्प था और आई कुड एबल टू गेट ऑलमोस्ट 10-15% डिस्काउंट। सो जो घर मैंने 37 लाख्स में लिया उस समय 2 बेडरूम, वो बहुत सारे लोगों ने पोजीशन से भी पहले लगभग 41 या 42 लाख्स में लिया था। सो इससे मेरे फिनेंसेस पे इम्पैक्ट काफ़ी कम हुआ। मेरे पास एक कॉर्पस था तो मेरा लोन भी काफ़ी कम था, और ओवरऑल मेरी फिनेंशियल ग्रोथ की जर्नी पर इम्पैक्ट नहीं हुआ। अगली गलती मोस्ट ऑफ द लोग जो करते हैं वो है बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फार फ्रॉम पोजेशन। बिल्डर तो आपको अपना रिस्क ट्रांसफ़र करना चाहता है, इसलिए वो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचता है और इससे उसे फिनेंसेस भी मिल जाते हैं। बट आपके साथ क्या होता है, आप रिस्क भी सारा कैरी कर रहे होते हैं, आप एट द सेम टाइम आप अपना रेंट भी भर रहे होते हैं, आप इंटरेस्ट भी भर रहे होते हैं, और आपको उस पीरियड का टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा होता है। और वर्स्ट केस में अगर डिले हो गया ओरिजिनल प्लान से, तो आप पर फिनेंशियल इम्पैक्ट और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। बिल्डर आपको हमेशा ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रही है, बट इन रियलिटी अगर आप देखते हैं तो वो डिस्काउंट 15 से 25% के बीच में ही रहता है, और उस पीरियड में आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप अपना अमाउंट कहीं सेव करके रखें और उस पर 8% भी इंटरेस्ट लें, और ये होराइजन लगभग 4 साल का होता है, तो उस 4 साल में आपका कॉर्पस लगभग 35% ग्रो कर जाएगा। तो आप हमेशा नेट गेन में होंगे अगर आप रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी जाकर के खरीदना चाहते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब 2009 की सिचुएशन के अंदर मैं घर खरीद रहा था, तो मैं रेडी पोजीशन घर ही ढूंढ रहा था, और मैंने अपना हाउस परचेज इस तरह से टाइम किया कि जब मेरा रेंट ख़त्म हुआ, अगले मंथ से मेरी ईएमआई शुरू हो रही थी। इसलिए मेरे जितने भी जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनको मुझे कभी पॉज नहीं करना पड़ा, और मुझे इंटरेस्ट में भी एक भी एडिशनल पैसा नहीं देना पड़ा। अगली गलती जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं वो है रॉन्ग लोन डिसीजंस। आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंक्स के लिए लोन देना ही उनका बिजनेस है, और हाउसिंग लोन उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, बिकॉज घर के पेपर तो उनके पास ही होते हैं। तो दे वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी गुड लोन, बट एट द सेम टाइम आपको वो समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में इतना बड़ा लोन आपके लिए फ़ायदेमंद है। 80% या 90 उससे ज़्यादा का लोन आपकी प्रॉपर्टी प्राइस का, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड। इवन बैंक आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि 40% ऑफ योर मंथली इनकम जो है उसको आप ईएमआई में पे कर सकते हैं। बट अगर आप वैसा सोच करके देखिए तो अगर आप 40% ईएमआई में देंगे, लगभग 30% आप नीड पे खर्च करते हैं, कुछ वांट्स के अंदर अगर आप 20% खर्च करते हैं, तो सिर्फ आपके पास 10% अमाउंट बचता है जो कि आप सेविंग में डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी कम है। आइडियली आपका जो ईएमआई है वो आपके मंथली इनकम का जो है वो लगभग 25% या मैक्सिमम 30% होना चाहिए, तभी आप लगभग 20% जो है वो आप सेविंग्स में डाल पाएंगे। इसमें आपको बैंक एक और चीज़ समझाने की कोशिश करेगा कि प्री ईएमआई स्टेजेस के अंदर आपको कम पैसा देने की ज़रूरत है, बट इन रियलिटी एक बहुत ही बड़ा फार्स है, बिकॉज प्री ईएमआई स्टेजेस के अंदर इंटरेस्ट तो आपका एक्यूमुलेट हो ही रहा है क्योंकि आप प्रिंसिपल पे नहीं कर रहे हैं। अगर मैं पर्सनली अपना एग्जाम्पल दूं तो मैंने कभी प्री ईएमआई के चक्कर में नहीं पड़ा था, और मैंने लोन जो है अपने हाउसिंग प्राइस का सिर्फ 65% ही लिया। एट द सेम टाइम मैंने अपनी ईएमआई को 25% ऑफ द इनकम ही रखा, जिससे कि मेरी सेविंग्स जो हैं वो इम्पैक्ट ना हो। एंड अगर मेरे पास कोई भी सरप्लस मनी आती थी, चाहे वो कोई बोनस हो, वेरिएबल पे हो, तो इमीडिएटली मैं उसको अपने होम लोन
जिसको कि मैंने ओडी फॉर्म में लिया था, जो कि एक एसबीआई का बहुत अच्छा फीचर है, उसमें मैं मूव कर देता था। इस फीचर की वजह से मेरे लिए ये फ़ायदा होता था कि जब भी मेरे पास सरप्लस पैसा था मैं उसको अपने होम लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता था और उससे मेरा होम लोन इंटरेस्ट ड्रॉप होता था। और जब मेरे पास वो पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं निकाल सकता था और उसको किसी और अपॉर्चुनिटी के अंदर यूज़ कर सकता था। लास्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं वो है सेलिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फॉर योर हाउस परचेजेस। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने पीपीएफ या फिर अपने म्यूचुअल फंड को ब्रेक करके वहाँ से पैसा अपने होम लोन के डाउन पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब आपके ये हाई ग्रोथ या लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स कंपाउंडिंग पे जाने वाले हैं तब आपने उसे ब्रेक कर लिया, और इसकी वजह से आपको वो जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। मैंने ये गलती कभी नहीं की। पहला घर जब मैं ख़रीद रहा था तो उस समय एनी विच वेज मैंने टाइम लिया था पैसा जमा करने के लिए, तो इस वजह से मुझे अपने किसी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एट द सेम टाइम मैंने अपनी नीड को भी काफ़ी लिमिट करके रखा हुआ था। सेकेंड टाइम जब मैं थोड़ा सा एम्बिशियस था अपने घर को ख़रीदने के लिए और मैं एक बड़ा स्पेशियस घर लेना चाहता था, तब मैंने इमीडिएटली अपना वो 37 लाख का घर उसको बेच दिया। और उस समय चूँकि ये एक शुरू के पीरियड में था, मुझे काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला और आई कुड एबल टू सेल इट फॉर 75 लाख, और वो पैसा मैंने इमीडिएटली अपने दूसरे घर के डाउन पेमेंट में यूज़ कर लिया। एंड दैट हेल्प्ड मी कि मैं अपने दूसरे घर का जो लोन अमाउंट है वो लगभग 50% से भी कम पे रख पाया। उस समय मैंने जब ये 75 लाख का घर बेचने का डिसीजन लिया था, तब मैंने सोचा था अगर मैं नहीं करता हूँ और मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइल्यूट करता हूँ तो कौन से वो इन्वेस्टमेंट्स होंगे। उनको मैंने ईयरमार्क किया था और आज भी वो ईयरमार्क्ड हैं। और आपको ये जान करके बहुत सरप्राइज़ होगा कि वो 75 लाख के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चूँकि वो हाई ग्रोथ थे विद कंपाउंडिंग, आज उनकी वैल्यू 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो 75 लाख का घर जो है 2.5 करोड़ से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। और अगर आने वाले और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।